नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। आज के इस वीडियो में हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों की चर्चा करेंगे और उनमें भी हम सर्वप्रथम उनकी भू राजस्व पद्धतियों की चर्चा करेंगे। भू राजस्व पद्धतियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ भारत में फॉलो की। सबसे पहली स्थायी बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरी माहलवाड़ी। हमारे इस वीडियो में हम स्थायी बंदोबस्त की चर्चा करेंगे। स्थायी बंदोबस्त की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम 3-4 चीज़ों को हमें देखना होगा, जिसमें पहली चीज़ है कि इसके उद्देश्य क्या थे, दूसरा इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे और तीसरा इसका परिणाम क्या निकला। जब हम इसके उद्देश्यों की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि बेसिकली स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, वो भारत में राजस्व की अधिकतम प्राप्ति करना चाहते थे ताकि उस राजस्व का उपयोग वो अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने में और दूसरा अपने साजो सामान जुटाने में कर सकें। दूसरी, वो भारत में एक अपना समर्थक वर्ग तैयार करना चाहते थे जो उनको हमेशा साथ दे। तीसरा, वो अपनी प्रशासनिक कठिनाइयों को कम करना चाहते थे, प्रशासनिक खर्चों को कम करना चाहते थे और प्रशासनिक सरलता चाहते थे। और अंतिम उनका लक्ष्य था कृषि कार्य का विकास करना। लेकिन जो चौथा उद्देश्य था वह संभवतः वो उनका गौण उद्देश्य था। उनके प्राथमिक उद्देश्य जो थे वो पहले 3 उद्देश्य थे। इसके बाद इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए ही उन्होंने अनेक भू राजस्व के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और इसी के दौरान 1790 में सर्वप्रथम फ्रांसिस नामक एक अधिकारी ने स्थायी बंदोबस्त की बात की। उसके बाद तात्कालिक बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जॉन शोर के सहयोग से पहले 1790-91 में इसे प्रारंभ किया गया और बाद में इसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया। पहले इसे 1 वर्ष के लिए प्रयोग के तौर पर किया गया था, बाद में 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा गया इसको कि यह एक किसी कोई राजस्व प्रणाली नहीं बल्कि एक किराया प्रणाली थी, जिसमें कृषि भूमि को एक निश्चित किराया लेकर किसी जमींदार को सौंप दिया जाता था और उसके बाद वो भूमि उसी जमींदार के नियंत्रण में रहती थी। इसके तहत ज़मीन का मालिक जो है वो जमींदार को माना गया, न कि कृषक को। जब तक जमींदार निश्चित भू राजस्व या निश्चित किराया देता रहेगा तब तक वह उसका मालिक रहेगा। वह उस ज़मीन को बेच सकता था, वह उस ज़मीन को गिरवी रख सकता था, अर्थात ज़मीन नहीं बेच सकता था बल्कि वह उसने जो किराए पर ज़मीन ली थी वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतिम मालिक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन उसने मध्यस्थ के तौर पर किराया लेकर किसको बना दिया? जमींदार को। इसका निर्धारण जो है वो एक समझौते के द्वारा हुआ, जो समझौता जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ। इस समझौते के तहत 10/11 भाग जो है वो सरकार के पास और 1/11 भाग जमींदार को मिलना था। ये राजस्व कितना मिलेगा, इसका आधार तय करने के लिए 1790-91 में जो वसूली की गई उसको आधार बनाया गया। उस समय के आधार पर लगभग 2 करोड़ 68 लाख रुपए जो राशि है उस समय के लिए भू राजस्व का हिस्सा तय की गई। और इस प्रकार इसके अतिरिक्त इसमें एक और चीज़ थी कि ये जो राशि है यह राशि बड़े ही कड़े तरीके से वसूली जाती थी। इसके लिए एक सूर्यास्त का कानून, सनसेट नियम लाया गया, जिसके तहत यदि निश्चित तिथि तक के सूर्यास्त तक सरकार को जमींदार अब निश्चित किराया नहीं दे पाता है तो उसे उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा और उस ज़मीन को किसी और को दे दिया जाएगा। यह भू राजस्व प्रणाली ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल 19% क्षेत्रफल पर लागू की गई, जिसमें हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीज़न और कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा शामिल था। इस प्रकार कुल 19% भूभाग पर यह प्रणाली लागू की गई। जब इस प्रणाली की परिणामों की हम चर्चा करते हैं तो परिणामों में कुछ सकारात्मक प्रभाव और कुछ नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव जो थे वो समस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थे, नकारात्मक प्रभाव जो थे वो भारतीय कृषक और जमींदारों के लिए थे। सकारात्मक प्रभावों की बात अगर करें तो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव था कि स्थायी बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित आय प्राप्त होने लगी। एक निश्चित समर्थक वर्ग जमींदार वर्ग के रूप में अस्तित्व में आया, जो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़ा रहा। बार बार लगान निर्धारित करने के लिए जो प्रशासनिक कठिनाइयाँ और खर्च होते थे उससे इनको
मुक्ति मिली। और इसके अलावा ये हुआ कि इसी धन का प्रयोग करके उन्होंने एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से धन निष्कासन पर जोर दिया, दूसरा व्यापार वाणिज्य बढ़ा और तीसरा उनकी औद्योगिक क्रांति को भी गति मिली। नकारात्मक प्रभावों की अगर बात करें तो नकारात्मक प्रभाव भारतीय कृषि और किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर आवश्यकता से अधिक बोझ पड़ गया। इस व्यवस्था में 3 भागीदार बन गए और तीनों भागीदारों में से कृषक को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे भूमि विकास कार्य या कृषि सुधार कार्यों को प्रोत्साहन नहीं मिला। इससे एक नया वर्ग, साहूकार वर्ग, जो कि दूरवर्ती जमींदार के रूप में उभर कर सामने आया, वो सामने आया। और इस कारण इस तरह से हम देख सकते हैं कि दूसरी बात यह है कि कृषकों को अकाल या किसी प्रकार की विकट परिस्थिति से निपटने के लिए किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए थे। कृषकों को कोई मालिकाना हक नहीं था ज़मीन पर, वो एक तरह से बटाईदार बनकर रह गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त है उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ ही लाभ, जबकि किसानों को हानि ही हानि हुई, जो कि भारत के निर्धनीकरण और कृषकों की मृत्यु, कृषकों की दयनीय अवस्था के लिए जिम्मेदार साबित होती दिखाई दी। धन्यवाद।